हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझने जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेशन पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करती है। और आज हम समझने जा रहे हैं कि कैसे एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल एक्सरसाइज करती है। तो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द कंट्रोल दैट इज एक्सरसाइज्ड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ओवर द एडमिनिस्ट्रेटर्स। इसमें आता है कि किस प्रकार चीफ एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर्स पर अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं। और चीफ एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं? प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में ये कंट्रोल किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है? थ्रू द पीएम, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट एंड द मिनिस्टर्स। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या होता है? दैट देयर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स, यानी कि जो कैबिनेट है वो पार्लियामेंट के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है अपनी पॉलिसीज और एक्शंस के लिए। हर मिनिस्टर इंडिविजुअली भी रिस्पॉन्सिबल है हर उस कार्य के लिए, हर उस एक्ट के लिए जो कि उसकी मिनिस्ट्री में या डिपार्टमेंट में हो रहा है। दिस इज व्हाट मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे सिविल सर्वेंट्स या पब्लिक ऑफिशियल्स जो हैं वो अनोनिमस होकर कार्य करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। इट इज द मिनिस्टर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल, नॉट द सिविल सर्वेंट्स। तो पार्लियामेंट में मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। So the executive formulate the policies and take the decisions which are implemented by the civil servants. ऑन पेपर्स तो ये कहा जाता है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो इम्प्लीमेंट करता है पॉलिसीज को और डिसीजंस को, लेकिन इन रियलिटी जो पॉलिसीज होते हैं और जो डिसीजंस होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं सिविल सर्वेंट्स, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के पास तो इतना टाइम ही नहीं है। इतने बड़े देश को एग्जीक्यूटिव अकेला कैसे मैनेज करेगा? तो इसलिए सिविल सर्वेंट्स जो है वो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करते हैं और पॉलिसीज और डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। और पार्लियामेंट्री फॉर्म कहाँ एग्जिस्ट करती है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। स्टिल अगर कोई है जो नहीं जानता है, इसके एग्जाम्पल है यूके और इंडिया। ऐसे कंट्रीज में एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सरसाइज किया जाता है। मिनिस्टर्स और सिविल सर्वेंट्स एक टीम की तरह कार्य करते हैं। ऑल्सो देखिए एक और बात है, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, मिनिस्टर्स जो होते हैं, उनको एक्सपर्टीज नहीं होती है। स्किल्स तो सारी सिविल सर्वेंट्स के पास है। यहाँ तक कि मिनिस्टर्स किस पर डिपेंड करते हैं? वो भी सेक्रेटरीज पर डिपेंड करते हैं। और सेक्रेटरीज भी तो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं जिनके पास प्रॉपर नॉलेज होती है, वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो इसलिए इनका मिलजुल के साथ में चलना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण रखना इसलिए जरूरी है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे, किसी प्रकार की करप्शन में ना इन्वॉल्व हो, ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य करे, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर सके। सो दैट्स व्हाई एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इज नेसेसरी। तो ऐसे कौन से मेथड्स या टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा एग्जीक्यूटिव कंट्रोल को एस्टैब्लिश किया जाता है ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन? या हम कह सकते हैं कि कार्यपालिका प्रशासन पर एक कंट्रोल एस्टैब्लिश करती है। इसमें सबसे पहला मेथड है कंट्रोल थ्रू पॉलिसी मेकिंग। देखिए कार्यपालिका जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉलिसी मेकिंग में। ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज को फ्रेम करना। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में कौन होता है एग्जीक्यूटिव? कैबिनेट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। दे आर द रियल एग्जीक्यूटिव्स। प्राइम मिनिस्टर ना ही सिर्फ पॉलिसी मेकिंग का इंचार्ज होता है, बल्कि वो ये भी इंश्योर करता है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं या जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश रहे। तो कार्यपालिका का कार्य होता है पॉलिसीज को बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना और डिपार्टमेंट के जो डिफरेंट ऑफिशियल्स हैं उनको निर्देश जारी करना। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है? देखिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव है वो कौन है? प्रेसिडेंट है। दिस प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट क्या करता है? वो अपनी कुछ पॉलिसी मेकिंग की जो पावर्स हैं
वो डिफरेंट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स को डेलीगेट कर सकते हैं, उनके हेड्स को डेलीगेट कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि आप पॉलिसीज बनाइए, बट जो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉलिसी मेकिंग की, दैट लाइज विद द प्रेसिडेंट ओनली। तो ये भी एक तरीका है कंट्रोल एस्टैब्लिश करने का। जब कोई पॉलिसी बनेगी तभी तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई कार्य आएगा, और अगर किसी पॉलिसी या प्रोग्राम को खत्म कर दिया जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी तो वहां पे खत्म हो जाता है, उनको भी उस पॉलिसी या प्रोग्राम से रिलेटेड कोई कार्य नहीं करना पड़ता। तो ये भी एक तरीका है कंट्रोल एक्सरसाइज करने का, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पॉलिसीज भी तो एग्जीक्यूटिव ही तैयार करता है। उसके बाद आता है कंट्रोल थ्रू पॉलिटिकल डायरेक्शंस। एग्जीक्यूटिव जो होता है, कार्यपालिका जो होती है, वो बहुत क्लोजली डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के वर्क को ऑब्जर्व करती है, यहाँ तक कि वो एम्प्लॉयज को सजेशंस भी प्रोवाइड कर सकती है। हर डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का जो हेड होता है, जो कि एक मिनिस्टर होता है, वो भी तो कार्यपालिका का एक पार्ट होता है। उसके पास पावर होती है अपनी मिनिस्ट्री को डायरेक्शन देने की, निर्देश देने की, उसको कंट्रोल करने की, उस मिनिस्ट्री को सुपरवाइज करने की। तो हेल्थ मिनिस्टर जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री देखेगा, फिनेंस मिनिस्टर जो है वो फिनेंस मिनिस्ट्री देखेगा, उसको डायरेक्ट करेगा, निर्देश देगा, कंट्रोल करेगा, सुपरवाइज करेगा। और जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं वो उन्हीं के निर्देश पे तो कार्य करते हैं। दे वर्क अंडर द पॉलिटिकल डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्टर। जैसा मिनिस्टर चाहेगा पब्लिक ऑफिशियल्स को वैसा करना पड़ेगा। तो हो गया ना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स पर कंट्रोल। कैसे? उनको डायरेक्शंस देके, उनको निर्देश देके, कंट्रोल करके, उनको सुपरवाइज करके। ये एक तरीका है एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स को कंट्रोल करने का। फिर आता है कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस पर कैसे कंट्रोल एस्टैब्लिश किया जाता है एग्जीक्यूटिव द्वारा? देखिए, एग्जीक्यूटिव ही तो डिटरमाइन करता है कि कितने डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि कोई डिपार्टमेंट अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है तो उसे खत्म भी कर सकता है। कार्यपालिका जो है वो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स को चेंज कर सकती हैं, उनमें बदलाव ला सकती हैं, कोई नया डिपार्टमेंट ला सकती हैं, एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट को खत्म कर सकती हैं, या अगर कोई डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर रहा है उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है फॉर द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, वो डिपार्टमेंट्स जिनके थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन चलाई जाती है, उनको बनाता कौन है, उनको क्रिएट कौन करता है? कार्यपालिका। वो उनको चेंज भी कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है, जैसा कार्यपालिका को सही लगता है वो कर सकती है। तो ये भी तो एक नियंत्रण ही हो एडमिनिस्ट्रेशन पर। नेक्स्ट इज कंट्रोल थ्रू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ लेजिस्लेटिव कंट्रोल वाली वीडियो में। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में क्या होता है? लेजिस्लेचर जो लॉज बनाती है वो सिर्फ स्केलेटन फॉर्म में उनको पास करती है, यानी कि एक रफ से फॉर्म में उनको पास करती है, और सारी डेलीगेशन वो दे देती है एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव को वो पावर डेलीगेट कर देती है, ये जो रफ फॉर्म है ना, इसको तुम फाइनल कर दो, सारी डिटेल्स उसमें फिल कर दो, गिव इट अ प्रॉपर शेप। इसके पीछे तर्क ये दिया जाता है या आर्ग्यूमेंट ये दी जाती है कि आज के ज़माने में लेजिस्लेचर के पास इतना समय नहीं है कि वो लॉज बना सके, तो लॉज बनाने का काम भी उन्होंने कार्यपालिका को दे दिया है कि हम सिर्फ एक रफ फॉर्म में, स्केलेटन फॉर्म में उसको बनाएंगे, आप उसमें सारी डिटेल्स फिल कर दीजिए। तो इससे एग्जीक्यूटिव को बहुत एक बूस्ट मिला है, उसकी पावर को एक बूस्ट मिला है, जिसके थ्रू वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो ऐसे लॉज बना सकते हैं जो किसी एडमिनिस्ट्रेशन के फेवर में ना हो, या ऐसे लॉज भी बना सकते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन को फेवर करते हो। तो यहां भी तो कंट्रोल आ गया ना। ऐसे में तो एग्जीक्यूटिव कुछ भी कर सकता है जैसा वो चाहे, और इस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद आता है कंट्रोल थ्रू बजटरी सिस्टम। बजट क्या होता है ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ। बजट फ्रेम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एग्जीक्यूटिव की, कार्यपालिका की। फिनेंस मिनिस्ट्री। गेटिंग इट इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से उसको पास करवाना, फिर उसको इनैक्ट करवाना कार्यपालिका की ही जिम्मेदारी होती है। और फंड्स को प्रॉपर्ली एलोकेट करना, ये बहुत जरूरी पावर है। किस डिपार्टमेंट के पास या किस मिनिस्ट्री के पास कितना पैसा जाना है, कितनी रिसोर्सेज जानी है, ये कार्यपालिका पर ही तो डिपेंड करता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट एक कंट्रोल हो गया।
और जब तक पैसा सैंक्शन नहीं हो जाता है, जब तक रिसोर्सेज सैंक्शन नहीं हो जाती हैं, ऑफिशियल्स एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं खर्च कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट मेथड है ये एडमिनिस्ट्रेशन को डिपेंडेंट बना देता है एग्जीक्यूटिव पर। इसके साथ ही साथ प्रॉपर अकाउंट्स भी मेंटेन किए जाते हैं विच आर सब्जेक्ट टू ऑडिट। अकाउंट्स का ऑडिट किया जाता है, लेखा परीक्षण किया जाता है, ये देखने के लिए कि क्या वो प्रॉपरली मेंटेन है, क्या उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि 10 + 10 100 कर रखा है इंस्टेड ऑफ 20। तो ऑडिट भी इंश्योर करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य करे। तो बजटरी सिस्टम भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ कंट्रोल है। स्पेशली द फाइनेंस मिनिस्ट्री इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आप सोच के देखिए ना कि किसी डिपार्टमेंट को या मिनिस्ट्री को फंड्स ही ना एलोकेट किए जाए तो उसका प्रशासन कार्य कैसे करेगा, कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी। सो बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज द कंट्रोल थ्रू इशूइंग ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है, कौन से आर्टिकल में ये मेंशन है, चलो ये आप नीचे लिख के बता देना। जब लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होता है तो चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सकते हैं, जो कि प्रेसिडेंट द्वारा इन्फोर्स भी किए जा सकते हैं। और ये तब किया जाता है जबकि एक इमरजेंसी सिचुएशन हो, एक लॉ बनाने की जरूरत हो पर लेजिस्लेचर सेशन में ना हो, तो ऐसे में ऑर्डिनेंस इशू कर दिया जाता है। और ऑर्डिनेंस की वही इंपॉर्टेंस होती है जो पार्लियामेंट द्वारा पास किए गए एक एक्ट की इंपॉर्टेंस होती है। तो ये भी एक तरीका है एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने का, क्योंकि इसके तहत एक ऐसा ऑर्डिनेंस भी इशू किया जा सकता है जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, जो प्रशासन को किसी ना किसी प्रकार से अफेक्ट करता हो। तो ऐसे में ऑर्डिनेंस एक कंट्रोल का मेथड बन जाता है। हालांकि जैसे ही लेजिस्लेचर वापस सेशन में आती है उसे ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना पड़ता है, अदरवाइज इट सीजेस टू एग्जिस्ट, ये खत्म हो जाता है। अब आता है कंट्रोल थ्रू अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर एंड रिमूवल। एक और तरीका भी है एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करने का, और वो क्या है, ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट, उनकी ट्रांसफर और उनके रिमूवल को डिसाइड करना। देखिए वैसे तो ये पावर पब्लिक सर्विस कमीशंस के पास है, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। हालांकि जो रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड रूल्स हैं ये गवर्नमेंट द्वारा ही बनाए जाते हैं, और रियलिटी में कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव के पास इतनी पावर होती है कि वो एक ऑफिशियल का एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सके, उसको उसकी पोस्ट से रिमूव करवा सके, अपने पसंद के पर्सन को किसी पोस्ट पर अपॉइंट करवा सके। ये सब पावर्स इन रियलिटी एग्जीक्यूटिव के पास होती हैं। तो यहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल एस्टैब्लिश हो गया एडमिनिस्ट्रेशन पर, क्योंकि वो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटर्स को कंट्रोल ही तो कर रहे हैं। उनको जो पसंद आएगा उसको रखेंगे, जो नहीं पसंद आएगा उसको ट्रांसफर करा देंगे। हो सकता है जो अपनी पावर्स का मिसयूज करे उसे रिमूव ही करा दिया जाए। Then the required qualifications, experience for the various posts are determined by the executive. देखिए एग्जीक्यूटिव जो है वो क्वालिफिकेशंस डिसाइड कर सकते हैं कि एक पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए। ये सब डिटरमाइन किया जा सकता है कार्यपालिका द्वारा। और अक्सर ये देखा जाता है कि जो हायर पोस्ट होती हैं उसमें यूजुअली कार्यपालिका जो है वो अपने फेवरेट ऑफिशियल्स को अपॉइंट करवाते हैं, जैसे कि सीबीसी हो गया या सीबीआई के डायरेक्टर हो गए, आरबीआई गवर्नर, इलेक्शन कमिश्नर। तो हायर पोस्ट पर एग्जीक्यूटिव अपनी पसंद के ऑफिशियल्स को रखते हैं और इसी प्रकार अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हैं प्रशासन पर या एडमिनिस्ट्रेशन पर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मिनिस्टर्स ऑफिशियल्स को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर भी करा सकते हैं, उनके वर्क एलोकेशन में चेंजेस भी कर सकते हैं या ऑफिशियल्स को रिमूव भी करवा सकते हैं। तो ये भी तरीके हैं एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन के। फिर आता है सिविल सर्विसेज कोड। अब ये क्या होता है, देखिए ये ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर्स को फॉलो करने होते हैं। इसमें ऐसे रूल्स आते हैं जो एक एडमिनिस्ट्रेटर को प्रिवेंट करते हैं अपनी पावर का मिसयूज करने से या अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करने से। इसका एग्जाम्पल है कि सिविल सर्वेंट्स को न्यूट्रल होकर कार्य करना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी या आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए,
सुपीरियर्स के ऑफिशियल ऑर्डर्स को ओबे करना चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। तो इस प्रकार के जो रूल्स होते हैं कंडक्ट से रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड, ये सिविल सर्विस कोड में बताए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स ऑफ 1954। इसके अलावा रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल्स ऑफ 1956 भी इसका एक एग्जाम्पल है, बिसाइड्स द सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स ऑफ 1955। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आती हैं स्टाफ एजेंसीज। ये एजेंसीज भी एग्जीक्यूटिव का एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल एस्टैब्लिश करने में मदद करती हैं। इनका कार्य होता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना। जो डिपार्टमेंट्स की एडमिनिस्ट्रेशन है उनके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करना। साथ ही साथ ये हेल्प करती हैं एग्जीक्यूटिव की उनके प्लान्स एंड पॉलिसीज को कैरी आउट करवाने में। डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में जो एक्टिविटीज चल रही हैं उनके बारे में ये एग्जीक्यूटिव को इन्फॉर्म करती हैं और इनका मेन कार्य होता है एग्जीक्यूटिव को सपोर्ट करना, उनको एडवाइस देना। मोस्टली बैकग्राउंड में रहकर ये कार्य करती हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव में स्टाफ एजेंसीज के एग्जाम्पल है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की अगर हम बात करें तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो सिविल सर्विसेज बोर्ड का भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। अगर यूएसए के पर्सपेक्टिव में हम बात करें तो वहां पर स्टाफ एजेंसीज के एग्जाम्पल हैं द प्रेसिडेंट्स एग्जीक्यूटिव ऑफिस, जिसे शॉर्ट में ईओपी कहा जाता है, एंड द ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट। तो ये होते हैं वो मेथड्स जिनके थ्रू एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन पर अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करता है, सो दैट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे और एडमिनिस्ट्रेशन में एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन? क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के? देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो यही है दैट इट इज डायरेक्ट, इफेक्टिव एंड कंटिन्यूअस इन नेचर। कंटिन्यूअस मीन्स दैट ये हमेशा चलता रहता है, सरकारें बदलती रहे, एग्जीक्यूटिव बदलते रहे, लेकिन एग्जीक्यूटिव कंट्रोल हमेशा चलता रहता है। डायरेक्ट तरीके से इसमें एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेशन को और एक असरदार तरीका है, क्योंकि इन मेथड्स के थ्रू वाकई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो थोड़ा कंट्रोल में रहती है। इंपॉर्टेंस ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक मेन प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। अगर कोई सिविल सर्वेंट कोई गलती करता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो सिविल सर्वेंट नहीं होगा, बल्कि उस डिपार्टमेंट का या मिनिस्ट्री का मिनिस्टर इंचार्ज होगा। इट विल बी द मिनिस्टर हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक्स डन बाय द सिविल सर्वेंट। यहां तक कि मिनिस्टर को रिजाइन तक करना पड़ सकता है अपने ऑफिशियल्स की गलती के लिए। इसलिए मिनिस्टर इंश्योर करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर्स प्रॉपर कंट्रोल में रहें और अपना कार्य इफेक्टिवली करें। It also reduces the chances of corruption, evils and maladministration of the civil servants. क्योंकि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के द्वारा सिविल सर्वेंट्स की जो अनकंट्रोल्ड एक्टिविटीज हैं उनको चेक किया जा सकता है, जिससे फर्दर करप्शन के चांसेस घट जाते हैं और साथ ही साथ कुछ भी गलत या गैर प्रशासनीय करने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो उनको उनकी पोस्ट से रिमूव भी किया जा सकता है या ट्रांसफर भी किया जा सकता है। इंपॉर्टेंस इन अ मॉडर्न वेलफेयर स्टेट, देखिए वेलफेयर स्टेट की वजह से क्या हो रहा है, सिविल सर्वेंट्स की जो पावर है वो ग्रो कर रही है, उनको ज्यादा से ज्यादा कार्य करने पड़ रहे हैं सो दैट लोगों तक बेनिफिट्स पहुंच सकें। तो ऐसे में चांसेस हो जाते हैं कि वो अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करें। लेकिन एग्जीक्यूटिव कंट्रोल उनकी पावर पर एक प्रॉपर चेक एस्टैब्लिश करता है, अथॉरिटी को मिसयूज करने से प्रिवेंट करता है। Also, it ensures the proper implementation of policies and programs by the administrators. अगर एडमिनिस्ट्रेटर्स पर कोई चेक नहीं होगा, उन पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, तो कैसे पॉलिसीज को प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा सकेगा? लोगों तक तो वो पहुंच ही नहीं पाएंगी, सिर्फ पेपर पर एग्जिस्ट होके रह जाएंगी। लेकिन एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ये इंश्योर करता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को प्रॉपरली इंप्लीमेंट करें, क्योंकि देखिए इम्प्लीमेंटेशन तो पूरी तरह से डिपेंड करती है सिविल सर्वेंट्स पर। एग्जीक्यूटिव के लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इनको इम्प्लीमेंट करवाना।
तो एडमिनिस्ट्रेटर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा कि कैसे कार्यपालिका प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करती है, कैसे उन पर नियंत्रण एक्सरसाइज करती है, सो दैट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पावर का मिसयूज ना करे और ट्रांसपेरेंट होकर कार्य करे। इसमें हमने वेरियस मेथड्स समझे, जैसे कि कंट्रोल थ्रू पॉलिसी मेकिंग, कंट्रोल थ्रू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या कंट्रोल थ्रू इशूइंग ऑर्डिनेंस। इसके साथ ही साथ कंट्रोल थ्रू बजटरी सिस्टम, कंट्रोल थ्रू अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर एंड रिमूवल along with the civil services code and the staff agencies। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मैंने ईजीएस्ट तरीके से आपको ही समझाने की कोशिश की है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।